आज के इस डिजिटल युग में हम हर दिन एक बहुत ही आम सी लाइन सुनते हैं कि डेटा आज के समय की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। और मतलब अगर हम गहराई से सोचें ना, तो हर बार जब हम अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं या किसी भी वेबसाइट पर वो एक्सेप्ट कुकीज पर क्लिक करते हैं। हाँ, या फिर अस्पताल में अपना कोई मेडिकल फॉर्म भरते हैं। एग्जैक्टली हमारी वो सारी व्यक्तिगत जानकारी किसी न किसी विशाल सर्वर में जाके जमा हो जाती है। और इस असीमित ताकत वाले डेटा के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। तो आज की इस डीप डाइव में हमारा जो मिशन है वो ठीक इसी जिम्मेदारी को समझना है। जी, और इसके लिए आज हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। बिल्कुल। आज की हमारी पूरी चर्चा का आधार रॉयल रिसर्च द्वारा प्रकाशित एक अत्यंत विस्तृत लेख है जिसका नाम है द आर्किटेक्चर ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस गवर्नेंस। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां बिजनेस इंटेलिजेंस या कहें कि बीआई टूल्स का उपयोग करती हैं, वे आखिर पर्दे के पीछे इस डेटा को कैसे मैनेज करती हैं। कैसे उसे साइबर हमलों से बचाती हैं हाँ। और दुनिया भर के जो सख्त कानूनी नियम हैं उनका पालन कैसे करती हैं। ये चर्चा कोई उबाऊ तकनीकी नियमों के बारे में नहीं होने वाली है, बल्कि हम ये देखेंगे कि कैसे ये सिस्टम सीधे तौर पर हमारी निजता और सुरक्षा को कंट्रोल करते हैं। सही कहा। इस पूरे विषय में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि केवल बहुत सारा डेटा इकट्ठा कर लेना ही मतलब किसी भी संगठन के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। अगर हम इस रॉयल रिसर्च के लेख के मूल संदेश को समझें तो असली बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस इस बात में है कि सही जानकारी एकदम सटीक समय पर और केवल उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे उसकी वास्तव में जरूरत है। बिल्कुल। और जब भी बिजनेस इंटेलिजेंस की बात आती है तो हमारे दिमाग में अक्सर वो रंग बिरंगे चार्ट्स, ग्राफ्स और डैशबोर्ड्स की छवि आती है। हाँ। लेकिन उस बहुत ही आकर्षक डैशबोर्ड के पीछे एक अत्यंत जटिल और मजबूत ढांचा काम कर रहा होता है जिसे हम बीआई गवर्नेंस कहते हैं। तो अगर हम इस बीआई गवर्नेंस की अवधारणा को थोड़ा और सरल करके समझें तो ये असल में एक फ्रेमवर्क या रूपरेखा है। मैं तो इसे एक ऐसे ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की तरह देखता हूं जो ये तय करता है कि जानकारी का प्रवाह किस दिशा में होगा, उसकी गति क्या होगी और उस पर कौन से नियम लागू होंगे। बिल्कुल सही एनालॉजी है। लेख में इसके 5 मुख्य घटकों की बात की गई है जिसमें डेटा प्रबंधन को इसका सबसे बुनियादी हिस्सा बताया गया है। एक कंपनी अलग अलग जगहों से डेटा इकट्ठा करती है, जैसे कि सेल्स रिपोर्ट हो गई, सोशल मीडिया इंटरेक्शन हो गया या फिर कस्टमर फीडबैक। और फिर उसे एक जगह स्टोर करके प्रोसेस करती है। लेकिन बिना किसी ठोस नीति के ये डेटा का पहाड़ किसी काम का नहीं है। यहीं पर डेटा की गुणवत्ता या डेटा क्वालिटी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। मतलब मान लीजिए कोई बहुत बड़ी रिटेल कंपनी अपने अगले साल की रणनीति बना रही है। हाँ। अगर उनके बीआई टूल में जो डेटा डाला गया है वही पुराना, अधूरा या गलत है, तो उस डेटा के आधार पर मशीन जो भी निष्कर्ष निकालेगी वो भी पूरी तरह गलत ही होगा। जिसे तकनीकी भाषा में गार्बेज इन गार्बेज आउट कहा जाता है। एग्जैक्टली। गलत डेटा के आधार पर लिए गए एक छोटे से फैसले से भी कंपनियों को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। इसलिए गवर्नेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ ये जांचने में जाता है कि जानकारी सटीक है या नहीं। और ये जांचने का काम अपने आप तो मशीनें नहीं कर सकती, इसके लिए इंसानी दखल की जरूरत होती है। लेख में इसके लिए डेटा स्टुअर्डशिप का जिक्र किया गया है। एक संगठन में डेटा स्टुअर्ड्स ऐसे विशेष अधिकारी होते हैं जिनकी पूरी जिम्मेदारी ही डेटा की अखंडता को बनाए रखना होती है। मैं कहूंगी कि वे एक तरह से जानकारी के केयरटेकर होते हैं। तो क्या उनका काम केवल डेटा की सफाई करना होता है? नहीं, सिर्फ सफाई करना नहीं है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि डेटा का उपयोग कंपनी की तय की गई नीतियों के अनुसार हो रहा है या नहीं। यहीं पर चौथा घटक आता है नीति विकास या पॉलिसी डेवलपमेंट। इसमें यह साफ तौर पर परिभाषित किया जाता है कि कौन सा विभाग किस तरह के डेटा का इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा। और फिर ये सब सिर्फ कागजों तक सीमित न रह जाए, इसके लिए 5वां घटक है प्रदर्शन मापन या परफॉर्मेंस मेजरमेंट। मतलब मैट्रिक्स सेट किए जाते हैं। जी, कंपनी लगातार ये मूल्यांकन करती है कि गवर्नेंस की जो नीतियां बनाई गई हैं वे असल में जमीनी स्तर पर काम कर भी रही हैं या नहीं। ये तो हो गई डेटा को सही से प्रबंधित करने की बात। लेकिन आज के समय में जहां हम आए दिन रैंसमवेयर और बड़े पैमाने पर डेटा लीक की खबरें पढ़ते रहते हैं, वहां सुरक्षा का पहलू सबसे ज्यादा हावी हो जाता है। बिल्कुल। रॉयल रिसर्च ने भी डेटा सुरक्षा को बीआई गवर्नेंस का दिल बताया है।
जानकारी को अनाधिकृत पहुंच से बचाना अब केवल आईटी विभाग का सिरदर्द नहीं रहा है, ये अब पूरे व्यवसाय के अस्तित्व का सवाल बन चुका है। सही कहा। और जब हम सुरक्षा के रणनीतियों की बात करते हैं तो लेख में 5 प्रमुख रणनीतियों का विश्लेषण किया गया है। इसमें एन्क्रिप्शन की भूमिका सबसे प्राथमिक है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि डेटा को एक बेहद जटिल कोड में बदल दिया जाता है। अगर कोई हैकर उस डेटा को चुरा भी ले तो बिना सही डिजिटल चाबी के वह उसके लिए सिर्फ कुछ बेतरतीब अक्षरों और नंबरों का एक कचरा होगा। और ये एन्क्रिप्शन दोनों स्थितियों में काम करता है ना? जी, चाहे डेटा किसी सर्वर में चुपचाप पड़ा हो, जिसे एड्रेस कहते हैं, या फिर जब उसे नेटवर्क के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा हो, जिसे इन ट्रांजिट कहा जाता है। लेकिन एन्क्रिप्शन तो तब काम आता है जब कोई हैकर डेटा तक पहुंच जाए। कोई अनजान व्यक्ति सिस्टम के अंदर ही ना आ पाए, इसके लिए भी तो दीवारें खड़ी करनी पड़ती होंगी। बिल्कुल, उसके लिए एक्सेस कंट्रोल और नेटवर्क सुरक्षा की दीवारें होती हैं। हाँ, फायरवॉल और एसएसएल प्रोटोकॉल जैसे तकनीकी उपाय एक डिजिटल किले की तरह काम करते हैं। ये किसी भी संदिग्ध बाहरी गतिविधि को नेटवर्क के अंदर प्रवेश करने से पहले ही रोक देते हैं। इसके साथ ही मुझे रॉयल रिसर्च के लेख में डेटा मास्किंग की जो रणनीति बताई गई है वो बहुत ही व्यवहारिक लगी। डेटा मास्किंग वास्तव में एक बहुत ही चतुर तरीका है। इसमें असली जानकारी के कुछ हिस्सों को छिपा दिया जाता है। हाँ, ताकि अगर कोई कर्मचारी सिस्टम को देख भी रहा हो तो उसे संवेदनशील जानकारी पूरी तरह न दिखे। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण हमें कस्टमर केयर सेंटर्स में देखने को मिलता है। जब कोई ग्राहक अपने बैंक में फोन करता है तो स्क्रीन पर बैठे ऑपरेटर को ग्राहक के क्रेडिट कार्ड के सिर्फ आखिरी 4 अंक दिखाई देते हैं और बाकी नंबरों की जगह एक्स बना होता है। जी बिल्कुल। डेटाबेस में असली नंबर मौजूद है, लेकिन ऑपरेटर को अपना काम करने के लिए पूरे नंबर की जरूरत नहीं है, इसलिए सिस्टम उसे मास्क कर देता है। ये एक बहुत ही सटीक उदाहरण है जो दिखाता है कि सुरक्षा और काम की सुविधा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि सुरक्षा व्यवस्था कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार लगाकर छोड़ दिया जाए। हाँ, तकनीक बदलती है और हैकर्स के तरीके भी बदलते हैं। इसीलिए लेख में 5वीं रणनीति के तौर पर नियमित ऑडिट पर बहुत जोर दिया गया है। लगातार होने वाली सुरक्षा जांच से सिस्टम में मौजूद उन कमजोरियों का पता चलता है जिनका शायद शुरुआत में अंदाजा भी न हो। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बाहरी खतरों से निपटना तो समझ आता है, लेकिन अक्सर सबसे बड़े खतरे संगठन के अंदर से ही पैदा होते हैं, चाहे वो अनजाने में हो या जानबूझकर। सही बात है। एक कंपनी में हजारों कर्मचारी होते हैं। कौन सा कर्मचारी बीआई टूल में क्या देख सकता है, ये नियंत्रित करना भी तो गवर्नेंस का ही हिस्सा है। इसी समस्या के समाधान के लिए यूजर एक्सेस मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है। लेख में कौन क्या देख सकता है ये तय करने के लिए 5 बेहतरीन तरीके या बेस्ट प्रैक्टिसेस बताए गए हैं। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल या RBAC इसका सबसे आम तरीका है। इसमें किसी भी व्यक्ति को उसके पद और काम की आवश्यकता के आधार पर ही सिस्टम में प्रवेश मिलता है। यानी अगर कोई व्यक्ति मार्केटिंग टीम में काम करता है तो उसकी बीआई डैशबोर्ड पर केवल विज्ञापन अभियानों और ग्राहकों के रुझान से जुड़ा डेटा ही दिखाई देगा। बिल्कुल। वो किसी भी हाल में कंपनी की बैलेंस शीट या फाइनेंस टीम का संवेदनशील डेटा नहीं देख सकता। जी, और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा सिद्धांत है न्यूनतम विशेषाधिकार का सिद्धांत या लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल। हाँ, किसी भी कर्मचारी को अपना रोजमर्रा का काम निपटाने के लिए जितनी कम से कम जानकारी की जरूरत हो, सिस्टम उसे सिर्फ उतनी ही पहुंच देता है, एक भी फाइल या फोल्डर ज्यादा नहीं। और इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए कंपनियां तीसरा तरीका अपनाती हैं, जो है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट या IAM सिस्टम। इसे एक बेहद उन्नत और स्मार्ट डिजिटल ID कार्ड की तरह देखा जा सकता है। सही कहा। जब कोई नया कर्मचारी कंपनी में आता है तो IAM सिस्टम अपने आप उसकी पहचान की पुष्टि करता है और ये तय कर देता है कि उसे किन किन डिजिटल दरवाजों से गुजरने की अनुमति है। लेकिन चीजें हमेशा एक जैसी तो नहीं रहती। लोग एक विभाग से दूसरे विभाग में जाते हैं, उनका प्रमोशन होता है। हाँ, रोल्स बदलते रहते हैं। ऐसे में चौथा तरीका एक्सेस रिव्यू बहुत जरूरी हो जाता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी HR विभाग से निकलकर सेल्स टीम में चला गया। अगर उसकी पुरानी पहुंच को हटाया नहीं गया तो उसके पास HR का वो सारा सेंसिटिव डेटा मौजूद रहेगा जिसकी उसे अब कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। बिल्कुल, समय समय पर यह जांचना अनिवार्य है कि किस व्यक्ति के पास कौन सी पहुंच बची हुई है, और इन सब सुरक्षा परतों के बीच कर्मचारियों की सुविधा का भी ध्यान रखना होता है।
जो हमारा 5वां तरीका है। आज के समय में एक कर्मचारी को अपने काम के लिए दसियों अलग-अलग सॉफ्टवेयर में लॉगिन करना पड़ता है। हर टूल के लिए एक नया और जटिल पासवर्ड याद रखना बहुत ही थकाऊ काम है। जिससे पासवर्ड की थकान या पासवर्ड फटीग कहा जाता है। एग्जैक्टली। सिंगल साइन ऑन या SSO तकनीक इस समस्या को हल करती है। ये यूजर को एक ही मजबूत प्रमाणीकरण के साथ अपने सभी जरूरी सिस्टम्स तक पहुंचने की सुविधा देती है, जिससे सुरक्षा भी बढ़ती है और काम भी आसान होता है। बिल्कुल। अब तक हमने जो चर्चा की वो कंपनी की अपनी आंतरिक नीतियों और सुरक्षा के इर्द गिर्द थी, लेकिन ए रियल रिसर्च का लेख हमें एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से रूबरू कराता है। वो क्या? ये सब करना कंपनियों के लिए अब कोई विकल्प नहीं रह गया है, बल्कि ये एक सख्त कानूनी मजबूरी है। दुनिया भर की सरकारें अब डेटा को लेकर बहुत सतर्क हो गई हैं। हाँ, और उन्होंने ऐसे कड़े नियम बना दिए हैं जिनका अनुपालन न करने पर कंपनियों पर अरबों डॉलर के जुर्माने लग सकते हैं और उनका पूरा व्यवसाय ठप हो सकता है। अनुपालन या कंप्लायंस आज के समय में बीआई गवर्नेंस का सबसे जटिल हिस्सा बन चुका है। प्रमुख अनुपालन मानकों की बात करें तो उदाहरण के लिए यूरोपियन यूनियन का जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन या GDPR है, जो कि बहुत ही कड़ा कानून है। जी, यह कानून नागरिकों को उनके डेटा पर अभूतपूर्व नियंत्रण देता है, जिसमें राइट टू बी फॉरगॉटन यानी जानकारी मिटाने का अधिकार भी शामिल है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसका डेटा सिस्टम से हटा दिया जाए, तो कंपनी को अपने BI टूल्स के सबसे गहरे हिस्सों से भी उस व्यक्ति का डेटा खोजना पड़ता है। बिल्कुल, और सुरक्षित रूप से मिटाना पड़ता है, जो तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसी तरह अमेरिका में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा एक कानून है, HIPAA। हम सब जानते हैं कि मेडिकल जानकारी किसी भी इंसान के लिए कितनी संवेदनशील होती है। अगर कोई अस्पताल या स्वास्थ्य बीमा कंपनी विश्लेषण के लिए BI टूल्स का इस्तेमाल कर रही है, तो HIPAA के तहत यह अनिवार्य है कि मरीजों की व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी बिना उनकी स्पष्ट सहमति के कभी उजागर न हो। और कैलिफोर्निया में CCPA लागू है, जो उपभोक्ताओं को ये जानने का अधिकार देता है कि उनका कौन सा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है और वो किसे बेचा जा रहा है। इन कानूनों के अलावा वित्तीय क्षेत्र में भी तो कुछ नियम हैं। हाँ, वित्तीय क्षेत्र में सार्बेन्स-ऑक्सले एक्ट या SOX का बहुत महत्व है। अतीत में हुए बड़े कॉर्पोरेट घोटालों के बाद ये अमेरिकी कानून लाया गया था ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और धोखाधड़ी को रोका जा सके। और इसका सीधा असर BI टूल्स पर पड़ता है, क्योंकि कंपनियों को यह साबित करना होता है कि वे अपनी वित्तीय स्थिति के जो भी आंकड़े दिखा रही हैं, उनके साथ किसी भी स्तर पर कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। बिल्कुल। इन तमाम अलग-अलग कानूनों के जाल से बचने के लिए कंपनियों को अपने BI गवर्नेंस में कुछ विशेष रणनीतियां लागू करनी पड़ती हैं। सबसे पहला कदम है डेटा का वर्गीकरण करना। संवेदनशीलता के आधार पर। जी, सिस्टम में आने वाले हर डेटा को टैग किया जाता है कि वो सामान्य जानकारी है, वित्तीय जानकारी है या स्वास्थ्य से जुड़ी संवेदनशील जानकारी है। इसके बाद आती है ऑडिट ट्रेल्स की बारी। यह एक तरह का डिजिटल फुटप्रिंट होता है। हाँ, सिस्टम में कौन आया, उसने क्या रिपोर्ट डाउनलोड की और क्या बदलाव किए, इस सब का एक ऐसा पक्का रिकॉर्ड रखा जाता है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। जब कानूनी ऑडिटर आते हैं तो वे इन्हीं रिकॉर्ड्स की जांच करते हैं। और डेटा इकट्ठा करने से पहले यूजर की सहमति लेना, जिसे कंसेंट मैनेजमेंट कहा जाता है, वो भी अब इन टूल्स में गहराई से जुड़ गया है। सही कहा। साथ ही डेटा मिनिमाइजेशन का सिद्धांत बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है। पहले कंपनियां सोचती थीं कि जितना ज्यादा डेटा जमा कर सकें उतना अच्छा, लेकिन अब नियम यह है कि व्यावसायिक जरूरत के लिए जितना डेटा अनिवार्य है केवल उतना ही लिया जाए। बेवजह डेटा का पहाड़ खड़ा करने से कानूनी जोखिम ही बढ़ता है। और अंत में डेटा को सुरक्षित रखने या नष्ट करने की नीतियां, जिन्हें डेटा रिटेंशन नीतियां कहते हैं, ये तय करती हैं कि किसी विशेष प्रकार के डेटा को कितने साल तक सर्वर पर रखना है और समय सीमा समाप्त होने के बाद उसे पूरी तरह से कैसे नष्ट करना है। ये सब इतना जटिल है कि इंसानों के लिए हर पल इस पर नजर रखना लगभग असंभव होता जा रहा है। इसीलिए रॉयल रिसर्च के लेख का अंतिम हिस्सा भविष्य की उन्नत तकनीकों पर केंद्रित है। जैसे जैसे डेटा का आकार बढ़ रहा है और परिपक्व संगठन अब इन पारंपरिक तरीकों को छोड़कर बहुत ही आधुनिक तकनीकों की ओर रुख कर रहे हैं। बिल्कुल। इन उन्नत तकनीकों में ऑटोमेटेड कंप्लायंस मॉनिटरिंग सबसे आगे है। इसमें AI का इस्तेमाल होता है ना? जी। अब ऑडिटर्स को हफ्तों तक फाइलों की जांच करने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लगातार बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और किसी भी नियम के उल्लंघन या असामान्य गतिविधि को पलक झपकते ही पकड़ लेते हैं
ये इंसानी गलतियों की गुंजाइश को लगभग खत्म कर देता है। और बीआई गवर्नेंस में ब्लॉकचेन का इस्तेमाल भी बहुत दिलचस्प है। ब्लॉकचेन का नाम सुनते ही सबसे पहले हमें क्रिप्टो करेंसी का ही ख्याल आता है, लेकिन यहाँ इसका उपयोग डेटा की अखंडता और उसे ट्रैक करने के लिए एक डिजिटल बही खाते के रूप में हो रहा है, जिसे कोई भी हैकर या अंदरूनी व्यक्ति बदल नहीं सकता। एक बार डेटा या ऑडिट लॉग ब्लॉकचेन पर दर्ज हो गया तो वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। इसके साथ ही डेटा एनोनिमाइजेशन की तकनीक भी बहुत तेजी से विकसित हो रही है। ये एनोनिमाइजेशन कैसे काम करता है? ये वो प्रक्रिया है जिसमें डेटाबेस से व्यक्तिगत पहचान वाले सभी हिस्सों को पूरी तरह से छिपा दिया जाता है। विश्लेषक पूरे डेटा का अध्ययन करके महत्वपूर्ण रुझान तो समझ सकते हैं, लेकिन वे ये कभी पता नहीं लगा सकते कि वो डेटा किस विशिष्ट व्यक्ति का है। ये निष्ठा और विश्लेषण के बीच का एक बेहतरीन तकनीकी पुल है। और असामान्य घटनाओं को पकड़ने के लिए बिहेवियरल एनालिटिक्स का भी उपयोग किया जाता है। मान लीजिए कोई कर्मचारी जो सामान्य रूप से दिन में कुछ फाइलें ही खोलता है, अचानक रात के 3 बजे सिस्टम से भारी मात्रा में डेटा डाउनलोड करने लगे, तो सिस्टम उसे पकड़ लेगा? बिल्कुल। बिहेवियरल एनालिटिक्स तुरंत इस असामान्य व्यवहार को पहचान कर सिस्टम को संभावित खतरों के लिए अलर्ट कर देगा। अगर हम रॉयल रिसर्च के इस पूरे गहन विश्लेषण को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। बीआई गवर्नेंस, सुरक्षा नीतियां और कानूनी अनुपालन सिर्फ कागजों पर लिखे हुए कुछ उबाऊ नियम नहीं हैं जिन्हें कंपनियां मजबूरी में मानती हैं। वास्तव में ये वे मजबूत आधार स्तंभ हैं जो किसी भी व्यवसाय को आज के समय के जोखिमों से बचाते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। ये प्रणालियां न तो केवल संवेदनशील जानकारी की रक्षा करती हैं, बल्कि ग्राहकों, निवेशकों और हितधारकों के बीच एक अटूट विश्वास भी कायम करती हैं। आज के दौर में, जहां डेटा लीक और निजता की चिंताएं चरम पर हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स की असली क्षमता को सुरक्षित रूप से अनलॉक करना ही सबसे बड़ी सफलता है। बिल्कुल सही। ये चर्चा निश्चित रूप से डेटा और सुरक्षा के प्रति हमारे नजरिए को एक नई गहराई देती है। लेकिन इन तकनीकी समाधानों और सख्त नियंत्रणों के बीच एक बहुत ही गहरा सवाल भी जन्म लेता है। एक नई अवधारणा है जो धीरे धीरे दुनिया भर की कंपनियों में लागू की जा रही है, जिसे जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर कहा जाता है। इसका सीधा सा सिद्धांत है, कभी किसी पर भरोसा मत करो, हमेशा हर एक्सेस रिक्वेस्ट की पुष्टि करो। इस मॉडल में चाहे कोई कर्मचारी कंपनी के अंदर ही क्यों ना बैठा हो, सिस्टम उस पर हमेशा संदेह करता है और हर कदम पर उसकी पहचान की बार बार जांच करता है। जी। तो अंत में श्रोताओं के सोचने के लिए एक बात है कि जब कोई संगठन जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर को पूरी तरह से अपना लेता है, जहां सिस्टम अपने ही नेटवर्क के भीतर मौजूद हर व्यक्ति और हर रिक्वेस्ट पर हमेशा संदेह करने के लिए प्रोग्राम्ड है, तो क्या हर कदम पर अविश्वास की ये तकनीकी आवश्यकता भविष्य में कर्मचारियों के बीच आपसी सहयोग और कंपनियों की कार्यस्थल संस्कृति को बुनियादी रूप से बदल कर रख देगी? क्या सुरक्षा की कीमत हमें आपसी भरोसे को खत्म करके चुकानी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के हर कार्यस्थल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना रहेगा। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।